क्वेश्चन अच्छे लिख दें और कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, या फिर सभी को बराबर बराबर समय देना? क्या प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के लिए केवल ऊपर ऊपर का पढ़ लें, ऊपरी तली का पढ़ लें, शॉर्ट टर्म में पढ़ लें, तो क्या ये सामान्य रूप में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस रखता है? यदि मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट्स को क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या पहली बार पढ़ लें तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाने लेने चाहिए, या तो जब आप जाते थे पेपर देने, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? बात करें तो किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि हम प्रीलिम्स की एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं? तो पहली बार आपको कब ख्याल आया था कि एमपीपीएससी की परीक्षा में आपको जाना चाहिए, आपको उसमें आप बिल्कुल उसी के लिए बने हैं? संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मेरे सामने हैं सीमा बडोली जी, जिनका अधीनस्थ सेवा परीक्षा में अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। ये जिला बड़वानी से आती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके लिए कुछ लाइन है। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तो सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की गर्दन फक्र और गर्व से ऊपर उठती है। सर आपने बहुत सही कहा जी। हमारे साथ साथ में हमारा जो परिवार है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम सफल होते हैं। तो और पूरे उत्कृष्ट परिवार के आपसे बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप और आगे बढ़ें और माँ बाप, परिवार सभी का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद सर। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि पहली बार आपको कब ख्याल आया था कि एमपीपीएससी की परीक्षा में आपको जाना चाहिए, आपको उसमें आप बिल्कुल उसी के लिए बने हैं? ऐसा आपके सामने कब पहली बार दिमाग में आया आपके? सर 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस समय 2017 में रिजल्ट आया था एमपीपीएससी का। तो उसमें मेरे एक फैमिली के दीदी हैं, उनका चयन हुआ था नायब तहसीलदार के पद पे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, सिलेबस देखा एमपीपीएससी का, तो ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। और फिर ग्रेजुएशन के बाद करियर चुनने की बारी आई, तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज को चुना और मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इस लायक हूँ। घर परिवार से क्या कोई पहले से इस पद पर या इस सिविल सेवक में पहले से है क्या कोई? नहीं सर, घर से तो कोई भी नहीं है अभी। यदि मैं बोलूं कि एमपीपीएससी का सिलेबस एक, यदि हम कहें दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत के जैसे हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो क्या प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के लिए केवल ऊपर ऊपर का पढ़ लें, ऊपरी तली का पढ़ लें, शॉर्ट टर्म में पढ़ लें, तो क्या ये सफलता की कुंजी मानेंगे, या फिर इसको पूरा डेप्थ में, पूरा डिटेल के साथ पढ़ना सही रहेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, उसको हमें बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना चाहिए। क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको सभी को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। उसके बाद ही मतलब कोई भी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे सिलेबस को हम सबसे पहली सीढ़ी तो यही है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करें हम। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सिलेबस को देखते ही नहीं, बस बुक उठाते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो क्या ये सही रणनीति रहेगी? नहीं सर, ये बिल्कुल सही रणनीति नहीं है। मेरे अनुसार मैंने जैसा किया था कि सबसे पहले मैं सिलेबस का टॉपिक देखती थी कि हाँ ये टॉपिक है, उसके बाद जो जो यूनिट सिलेबस में दी है उसी के अनुसार मैं पढ़ती थी। मैंने सिलेबस सबसे पहले आंखों में बसा होना चाहिए। हाँ, और सिलेबस हमेशा साथ में रखना चाहिए। हमेशा सिलेबस साथ में हो, तो हमें क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट तभी तो पता चलेगा जब सिलेबस हमारे सामने। हाँ सर, क्योंकि बहुत वास्ट है सिलेबस और चीज़ें बहुत ज़्यादा हर जगह अवेलेबल भी है, लेकिन जो सिलेबस के अनुसार हमसे पूछना चाहते हैं वही हमें पढ़ना चाहिए। जो सिलेक्शन हमें चाहिए एमपीपीएससी में, आप चयन होना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर का क्या एमपीपीएससी में योगदान लगता है? क्या हम उसको उपयोग कर सकते हैं? जी सर, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर का हम मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये प्रीलिम्स में भी काम आता है। तो इसके लिए सर मैंने जैसे किया था कि कुमार गौरव सर की क्लास रहती है सुबह 6 बजे, तो मैं उसको देखती हूँ डेली। और मेंस के लिए मैंने एक नेशनल न्यूज़ चूज़ किया है न्यूज़पेपर, उसी को मैं पढ़ती हूँ। उससे मेरी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी क्लैरिटी और मतलब क्रिएटिविटी भी आई है। बिल्कुल। और क्योंकि न्यूज़पेपर से, नेशनल न्यूज़पेपर से डेटा मिल जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, हमारी भाषा सुधर जाती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि कोई बार होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में भी तत्काल से वहां से प्रश्न उठ गया कि जो रणनीति या कोई टॉपिक चल रहा है, बर्निंग टॉपिक है, वहां पर तुरंत पूछा और वो हमसे क्लिक हो गया। जी सर। तो क्या ऐसा भी कभी इंटरव्यू में आपने देखा?
हाँ सर, बिल्कुल। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो जी। तीनों इंटरव्यू में हर इंटरव्यू में मतलब करंट से तो क्वेश्चन थे ही, जी। तो मैंने बहुत अच्छे से करंट कवर किया था हर इंटरव्यू में, तो मुझसे क्वेश्चन बन गए थे। क्योंकि मैं नेशनल लेवल का भी एक न्यूज़पेपर रीड करती हूँ और एमपी के लिए मैं दैनिक भास्कर रीड करती हूँ, बिल्कुल। केवल लोकल न्यूज़ के लिए। तो हर तरह से हमें करंट से जुड़े रहना चाहिए। हमारे समाज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये तो हमें एक सामान्य नागरिक के रूप में भी हमें पता होना ही चाहिए। जी सर, ये जब हम करंट से अवेयर रहते हैं और पढ़ते हैं तो एक तरीके से हमारी इंटरव्यू की तैयारी होती है प्रीलिम्स के साथ ही साथ। यदि मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट्स को क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चा कहता है कि कब से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या पहली बार पढ़ लें तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाने लेने चाहिए, या जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कभी काम आते हैं कि नहीं आते हैं? सर, यदि कोई बुक से पढ़ रहे हैं जी। तो उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने नोट्स से पढ़ा है तो मैं नोट्स में से नोट्स बनाऊं तो ये फिर मैं पुराने नोट्स कब पढ़ूंगी। बिल्कुल। तो मैंने ऐसा नहीं किया, शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाए, लेकिन मैं ऐसा करती थी कि प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ फैक्ट याद करती थी तो उन्हीं को बार बार रीड करती थी। और मेंस में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं पाऊंगी या जी हाँ, कई बार हो जाता है, अलग अलग विषय पे अलग अलग होता है। तो मैं नोट्स से उसको आंसर राइटिंग कर लेती थी, उसको फ्रेम कर लेती थी कि हाँ अगर आया तो मैं सेम टू सेम ऐसा कैसा वहाँ पर भी लिखूंगी। तो मैं आंसर लिख लेती थी, क्वेश्चन के आंसर लिखती थी, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मैंने लिखने की कला आपको आनी चाहिए। हाँ। और आपको यदि एग्जाम हॉल में आराम से यदि आपको याद है तो फिर शॉर्टकट नोट्स की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं है। बट यदि आप भूल जाते हैं तो चीजों को समराइज करके जरूर तो रखना उसको चाहिए। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जी एक ब्रीफली देखने के लिए। बिल्कुल। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि पूरा एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, कोई भी एक टॉपिक को आप लिखिए, आपके लिए 100 ऑप्शन गूगल आपके लिए खोल कर दे देगा। तो क्या जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और जो नेट है इसका सहारा कितना लेना चाहिए, किस हद तक ले सकते हैं? सर, इसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एआई और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जब हम कुछ भी सर्च करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, और एक चीज़ खोजते हैं तो 10 चीज़ें आ जाती है। तो जो हमें चाहिए लिमिटेड, उसी को हम देखें और हमारे जो नोट्स है उनको लिमिटेड रखें, ताकि हम वहाँ पर आंसर लिख पाएँ। क्योंकि जब हम कुछ खोजते हैं तो उसके बारे में हमें 100 चीज़ें पता चलती है, लेकिन उसमें से हमें क्या लिखना है वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए सिर्फ। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब हर व्यक्ति जब मोबाइल को उठाता है तो आजकल एक ट्रेंड होता है कि हम रील को देखते हैं, तो कि मैं बस 15 मिनट रील्स देखूंगा, मैं सोशल मीडिया से जुड़े रहूंगा। पर जैसे ही रील को चालू करते हैं या हम सोशल मीडिया को चालू करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया हो सकता है, तो जब चालू किया तो एक के बाद एक क्लिक होते कब 1 घंटा कब 2 घंटा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए कि हम किस हद तक इनका यूज कर सकते हैं। हाँ सर, और सोशल मीडिया से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टाग्राम नहीं चालू किया, ना तो फेसबुक है मेरे पास, और सिर्फ व्हाट्सअप है, तो उस पर भी मैं काम की चीज़ें ही देखती हूँ। सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहती हूँ। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत आकर्षित करते हैं बच्चों को, और एक बार रील्स देखने लगे तो टाइम, जैसा कि आपने बोला कि 1-2 घंटे हो जाते हैं। तो यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को हमें दूर ही रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपने सिविल सेवा की तैयारी का सोचा है तो आपका ये वनवास रूपी समय है, तो वनवास को वनवास जैसे जिए, और एक बार वनवास खत्म हो गया तो मान के चलिए सभी भावी अधिकारी और उनके परिवार वाले, आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। और जिन भावी अधिकारी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए, सफलता तभी मिलती है जब उसके लिए आप डेडिकेटेड रहते हैं। आपको पूर्णतः उस पर डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास केवल एक ही विकल्प है, वो है पढ़ना। तो पढ़ना, जिस उद्देश्य को लेकर आप या तो घर से दूर आए हैं, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप घर से दूर हैं, घर में भी हैं, तो आपका टारगेट एक ही है, तो उस टारगेट को अचीव करने में हमेशा लगे रहना चाहिए। भविष्य में आने जो भावी अधिकारी हैं उनके लिए क्या रणनीति आप बताना चाहेंगी? सर, जैसे अभी 22 के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर से बहुत अच्छे से अपडेटेड रहे सभी। बिल्कुल। और जो अपना डेफ होता है उसे बहुत अच्छे से तैयार करें। और इंटरव्यू की तो चूँकि तैयारी होती नहीं है, जो हमारा व्यक्तित्व है वही वहाँ झलकता है।
तो जो हम हैं एक्चुअली में हैं उसी को हमें वहाँ पर भी प्रेजेंट करना है, दिखावा नहीं करना है। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं जी। तो वहाँ पे वो आपके अंदर के जो गुण हैं वही देखते हैं और उन्हें सिंप्लिसिटी ही पसंद है और जो हम सच बोलते हैं या नेचुरल रूप से वहाँ पे हम प्रेजेंट करते खुद को, तो वही पसंद आता है। अच्छा, जैसे एक कॉलम होता है कि आपकी क्या अभिरुचि है, जी उसमें क्या भरना चाहिए? उसमें सर, उसमें जो हमारी एक्चुअल में अभिरुचि है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसी को भरना चाहिए। जैसे कि मेरी डांसिंग है तो मैंने वो मेरी जो रुचि है वो शुरू से ही है, तो मैंने उसे शुरू से ही रखा है क्योंकि मैं उसके बारे में जानती हूँ और सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने। तो क्या इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन हुआ था आपकी क्या रुचि है? हाँ सर, रुचि से बहुत क्वेश्चन हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल है उसी को रखना चाहिए। नई हॉबी हम बनाते हैं तो उसमें हम फंस सकते हैं या जवाब ना दे पाए या तैयार करने में भी उसे समय लगता है। जैसे कि कुछ समय के बाद एमपीपीएससी का पेपर होने वाला है, तो हर व्यक्ति जो पेपर दे रहा है, जो एक बच्चा है, एक अधिकारी बनना चाहता है, तो चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू, हर में एग्जाम का प्रेशर तो होता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो जब आप जाते थे पेपर देने, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? और यदि कोई तरह का प्रेशर आ गया, यदि आ गया, तो फिर उसको आप किस तरह से आपने हैंडल किया है? सर, जब हम प्रीलिम्स देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रह गया, वो रह गया, क्योंकि हम पढ़ सब लेते हैं लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि ये नहीं पढ़ा, इसको एक बार और देख लूँ या और पढ़ लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने किया था कि मैं जैसे प्रीलिम्स देने जाती थी तो एक बार पढ़ लिया मैंने तो ठीक है, मुझे खुद पे विश्वास होता था कि हाँ मैंने पढ़ लिया है और मुझे सब याद है, और इसी विश्वास के साथ जाइए आप तो जरूर सफलता मिलेगी। मैंने आखिरी तक ये डर अधिकारियों, जो आप बन चुके, अब एक आप अधिकारी, तो अधिकारी को भी अंदर तक आखिरी तक रहता है कि कुछ छूट रहा है। हाँ, डर सबको रहता है जी, लेकिन उसमें अगर हम अंदर से हमारा आत्मविश्वास कहता है कि नहीं मुझे सब याद है और मैंने सब पढ़ लिया है, ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वही वहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स दिलाता है। बिल्कुल। और कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, जैसे कि ओएमआर शीट भरने में जो घबराते हैं या अंत तक पढ़ते रहते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती कि मैं ना मतलब एग्जाम के 2 घंटे पहले तक पढ़ना छोड़ देती थी, खुद पे विश्वास रखती थी कि हाँ मैं कर लूँगी, तो फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती थी और बहुत अच्छे से मैं पेपर। और सबसे पहले यदि प्रीलिम्स की बात करें तो किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि हम प्रीलिम्स की एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं? तो सर, यदि ओएमआर में हम वहां पहुंच गए तो ओएमआर में हमको क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी आधारशिला ओएमआर ही है। हाँ सर, सबसे पहले तो उसे बहुत अच्छे से केयर के साथ रखना चाहिए और जब हम फिल करते हैं तो एक अच्छा पेन हो हमारे पास जो मतलब इधर उधर फैले ना, ऐसा पेन, और फिर बड़ी ध्यान से जैसे मैं भरती हूँ कि एक को 3-4 बार देखती हूँ कि हाँ इसका आंसर यही भरना है, तो ऐसे करके 2-3 बार चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले कि हाँ हम सही फिल कर रहे हैं या नहीं। पेन का भी इम्पोर्टेंस है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंस है सर पेन का। जी, काले रंग का बॉल पेन बेसिकली यूज करना चाहिए और प्रीलिम्स में जाते समय आप बहुत आराम से पेशेंस रखिए, क्योंकि यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो आपको सफल होने से कोई दुनिया की कोई कायनात का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। एक क्वेश्चन रहता है कई बार बच्चों का कि यदि कोई बच्चा आप सबसे देखकर डेडिकेटेड है और वो ग्रेजुएशन की शुरुआत से ही पढ़ना चाहता है, अर्थात 3 ईयर वो पढ़ना चाहता है कि वो ग्रेजुएट भी होता जाए और उसकी तैयारी भी होती जाए, तो 3 ईयर को लेकर क्या एनसीईआरटी या सामान्य रूप में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस रखता है? हाँ सर, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन यदि हम ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तैयारी तब हमें नहीं पढ़ना चाहिए, तब नोट्स से पढ़ सकते हैं या बुक्स से। लेकिन अगर हम जैसे ग्रेजुएशन शुरुआत से ही कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हमारी समझ बढ़ती है, अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं हम, और हमारी आंसर राइटिंग बहुत इम्प्रूव होती है, तो इसके लिए जो एनसीईआरटी है वो बहुत हेल्पफुल लगती है। बिल्कुल सही। जब आप एग्ज़ाम अपीयर होते हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हर पेपर में एग्जाम में लिखने के दौरान जो बड़े उत्तर होते हैं, जैसे अब तो सिलेबस में परिवर्तन है, अब 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो इनमें फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंट रहता है? सर, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब जैसे हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें यदि हम डायग्राम बना देते तो
तो जो चेकर होता है उन्हें बहुत आसानी होती है कि हाँ बच्चे ने लिखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि बहुत अच्छे से लिखा है। और जैसे हम 3 मार्कर लिखते हैं तो या तो पहले हमसे जो बने वो कर सकते हैं हम, जैसे पहले 3 मार्कर तो 3 मार्कर जो पहले से अच्छे आते हो हमें वो कर ले, और फिर जो 11 मार्कर जैसा पहले सिलेबस में था तो बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम 7 मार्कर पे आ सकते हैं। तो उसमें डायग्राम जैसे जो 7 नंबर का है उसमें और 10 नंबर का है उसमें हम डायग्राम बहुत बनाना ही चाहिए हमें, क्योंकि यदि हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो जो चेकर है उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी और उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और यदि हमने डायग्राम से समझा दिया है तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, और इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उन्हें सारांश क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉपी चेक करने वाले को सुविधा जितनी आप अच्छी देंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। हाँ सर, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यदि वो चिढ़ गए हमारी कॉपी से तो फिर, क्योंकि आप वहां सामने नहीं, आपकी कॉपी ही आपको, आपका वहां प्रतिरूप होती है, वहां आप नहीं है, आपकी कॉपी है। तो आप क्या कुछ क्वेश्चन अच्छे लिख दें और कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, या फिर सभी को बराबर बराबर समय देना चाहिए? सर पहली बात तो ये कि छूटे ना, ऐसी प्रैक्टिस हो हमारी जी। और दूसरी बात ये कि जैसे हम पेपर देखते हैं तो हमें सबसे अच्छा, मतलब जैसे 3 सेक्शन है तो हमें एक सेक्शन चूज कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है। उस सेक्शन में भी हम ये देखें कि हमें पहले कौन से बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं और हम उनका आंसर लिख सकते हैं, तो वही लिखना चाहिए जो बहुत अच्छे से आते हो। और उसके बाद यदि जो नहीं बन रहे हैं तो उनको बाद के लिए छोड़ दे, और फिर जो अच्छे से बन रहे उन्हें करना चाहिए हर सेक्शन में। तो इस प्रतिलिपि से हमें, यदि हम चल रहे हैं तो कोशिश करें जो सबसे बेस्ट आता है उसको पहले कर लें, उसके बाद जो आपको सॉल्विंग करने में कहीं किसी तरह का इशू है फिर उनको सॉल्व करना चाहिए जी सर, पूरा करना जरूर चाहिए जी सर, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है, तो जो आ रहे हैं हमें बिना सोचे हुए वो हम पहले कर दें, और जिसमें टाइम लगता है तो आखिर में छूटे ना, इसके लिए हम उन्हें कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो रही थी तो उत्कर्ष के भी आप इंटरव्यू का पार्ट बनी जी सर, तो उत्कर्ष का इंटरव्यू और वहां के इंटरव्यू में आपको क्या क्या लगभग समानता देखने को मिली? सर एक समानता तो ये कि जैसे यहाँ का जो इंटरव्यू रूम का जो माहौल था सेम टू सेम मुझे माहौल वहाँ भी मिला। और दूसरी बात ये कि यहाँ मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो उत्कर्ष के इंटरव्यू बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वही वहाँ पर मुझे देखने को मिले। अच्छा, सेम आपको वहाँ वैसे ही देखने को मिले? हाँ सर, मेरे सब्जेक्ट से, जैसे मेरा बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से और बॉटनी से उन्होंने वही क्वेश्चन पूछे थे जो यहाँ पर पूछे थे, तो मुझे बहुत मदद मिली यहाँ से। और जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था कि हम हमारे डेफ को किस तरीके से तैयार करें, तो यहाँ से बहुत सहायता मिली मुझे इंटरव्यू में। तो कह सकते हैं ना कि उत्कर्ष का जो 21 साल का भरोसा है, उस भरोसे ने आपको, आपके भरोसे तक पहुंचने में, आपको अंतिम सफलता दिलाने में एक बहुत माइलस्टोन की भूमिका निभाई है। जी सर, बहुत। जैसे प्रीलिम्स में आपसे ज्योग्राफी पढ़ा था मैंने, और मेंस में भी आपके नोट्स हैं हमारे पास, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से गाइडेंस मिला, तो उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। उत्कर्ष हर समय खड़ा रहता है। यदि आप बच्चे देखते हैं तो हम एमपीपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज हो, वनडे एग्जाम्स हो, या देश के हर इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठित एग्जाम हो, उसकी हम तैयारी लगातार कराते हैं। यूट्यूब पर भी हम लगातार जुड़े रहते हैं, चाहे एमपीपीएससी की यदि मैं बात करता हूं तो एमपीपीएससी प्री के पे हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर तरह के गाइडेंस प्रोग्राम उत्कर्ष के तले, बैनर तले चलते रहते हैं लगातार। उत्कर्ष हर कदम में बच्चों के साथ रहता है। और सीमा मैडम मेरे सामने हैं, जिनका खुद अधीनस्थ लेखाधिकारी के रूप में चयन हुआ है। पूरे उत्कर्ष की ओर से आपको बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूंगा, जब मन में सफलता का संकल्प होता है, जब मन में सफलता का संकल्प होता है तो ईमानदारी से परिश्रम ही उसका विकल्प होता है। और यही विकल्प और अंतिम विकल्प हमारे पास केवल एक है, वो है हमारी पढ़ाई। और यही था आज का जो हम सीमा मैडम के साथ आज बैठे। ये कारवां लगातार जारी रहेगा कि संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारी की जो बनी। नमस्कार।